जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में, डायनेमिक रैम के बारे में। जैसे कल की क्लास में भी मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, लेकिन मात्र हम लोगों ने रैम तक ही पढ़ पाया था, जो कुछ पेंडिंग लग गया था, जो कि आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है। जैसे देखिए, मैंने आपको रैम के बारे में बताया था कि रैम को प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और रैम को जो है टेम्पोररी मेमोरी भी बोला जाता है। अगर रैम को टेम्पोररी मेमोरी बोला जाता है तो क्यों? अगर रैम को टेम्पोररी मतलब अगर टेम्पोररी मेमोरी हम बोले तो क्यों बोल सकते हैं, बताइए। हाँ, क्योंकि इसमें डेटा जो है लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता है। वो कब आपका डेटा लॉस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है तो क्यों? क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा लॉस हो जाता है। अब डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है तो क्यों? क्योंकि डिस्प्ले पे हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर ही होता है। अब देखिए, उसी का एक पार्ट आपको मिलता है डायनेमिक रैम, जिसको हम शॉर्ट में डी रैम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समयांतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, और यह स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है। यह बहुत ही स्लो नेचर का होता है। कौन सी मेमोरी? डायनेमिक मेमोरी। और कह रहा है कि इस रैम में प्रोसेसिंग भी स्लो होती है, और यह ऐसा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो डेटा को बहुत ही प्रोसेसिंग करता है, बहुत ही स्लो मात्रा में। और फिर लिखा है इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है, यानी कि यह ऐसा मेमोरी है जिसमें पावर ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होता है, ज्यादा मात्रा में एक्सपेंस होता है। और फिर लिखा है यह सस्ती मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है ये? सस्ती मेमोरी है। क्यों सस्ती मेमोरी है? क्योंकि इसकी कार्य करने की कैपेसिटी बहुत ही स्लो मात्रा में होती है, और ये बहुत धीमी गति का मेमोरी होता है। और फिर कह रहा है कि डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है, और यह चार्ज के रूप में डेटा और सूचनाओं को स्टोर करता है। देखिए, चार्ज भी एक प्रकार का मात्रक है, और डी रैम इसी रूप में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और फिर कह रहा है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। ये किसकी बात हो रही है? डी रैम की बात हो रही है। डायनेमिक रैम ऐसा रैम होता है, यह हर सेकंड पे रिफ्रेश होता रहता है। और देखिए, इसमें लिखा भी है कि रिफ्रेश का अर्थ विद्युत चिप को आवेशित करना होता है, और यह एक सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। कह रहा है कि तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय यह पहले के कंटेंट्स को मिटा करके वापस लाता है, और इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। क्या चीज? किस तरफ होगा? अरे ये इंटरनल वर्क अपना करता है, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी में अगर कोई प्रोसेसिंग होती है तो बहुत ही स्लो होती है, और ये जो डेटा अपना रिफ्रेश करता है, आप ये समझिए कि एक सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। ये मेमोरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। और कह रहा है कि जब बार बार रिफ्रेश होता है तो उस कारण इसकी गति क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। कह रहा है कि क्योंकि जब यह रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू रीड और राइट ऑपरेशन नहीं कर पाता। जैसे ये जब बार बार रिफ्रेश होगा तो सीपीयू जो होगा वो ना तो किसी डेटा को रीड कर पाएगा और ना ही किसी डेटा को राइट कर पाएगा। समझ में आया? क्योंकि अगर बार बार रिफ्रेश हो रही है तो इस केस में हमारा सीपीयू काम नहीं कर पाता। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला कौन सा मेमोरी है? स्टैटिक मेमोरी। तो देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया सबसे पहले डी रैम के बारे में। अब हमारे पास आता है क्या? यस रैम, जिसको स्टैटिक रैम के नाम से जानते हैं, और ये भी एक प्रकार का रैम का हिस्सा। और देखिए, इसमें लिखा भी है कि यस रैम में डाटा बिट्स के रूप में सेव होता है। और याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। और कह रहा है कि यह एक फास्ट मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? फास्ट मेमोरी है, और इसका नेचर स्टैटिक होता है, और यह डी रैम की अपेक्षा महंगा होता है। अब चलिए, ये डी रैम की अपेक्षा महंगा क्यों होता है? क्योंकि उससे फास्ट काम करता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा है कि यह डी रैम की अपेक्षा कम पावर भी कंज्यूम करता है, और जितना पावर आपका डी रैम वाला लेता है उससे कम ही पावर आपका स्टैटिक रैम लेता है। और फिर लिखा हुआ है कि यस रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि यस रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर केस मेमोरी क्या होता है? तो केस मेमोरी अभी हम आगे की क्लास में बताएंगे।
अब देखिए इसमें लिखा है कि यहाँ वोल्टेज के रूप में डेटा वो सूचनाओं को स्टोर करता है। अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, डायनेमिक के बारे में। तो डायनेमिक डेटा से डेटा को स्टोर करता है, लेकिन किस मोड में, चार्ज के मोड में। और ये जो डेटा स्टोर करता है, इसका डेटा स्टोर करने का वो है वोल्टेज के रूप में डेटा स्टोर करता है। दोनों में अंतर समझिएगा, उसमें जो है चार्ज के रूप में स्टोर होता है और इसमें वोल्टेज के रूप में डेटा स्टोर होता है। हमसे कोई कहना नहीं है इसकी खास बात यह है कि यह DRAM की तरह रिफ्रेश नहीं होता। कभी बोला नहीं, हम कभी बात हो रही है, जाए यह SRAM की बात हो रही है, यानी कि ये SRAM के बारे में, सॉरी अभी DRAM में मैंने आपको ये बताया है कि बाजार रैम करे लगभग ये सब 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होता है, बढ़िया। लेकिन इस रैम में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ। हां तो बस ये बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं होता। अगर बार बार रिफ्रेश होता तो क्या इसकी गति फास्ट होती? ये बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं होता है, इसी कारण इसकी गति फास्ट होती है, और यही रीजन है कि इसका दाम क्या होता है, महंगा। देखिए इसमें लिखा भी है कि क्योंकि CPU को रीडायरेक्ट की बार बार DRAM की तरह रिफ्रेश नहीं होता है, और यही कारण इसकी गति अधिक होती है, क्योंकि इसमें CPU को रीडायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको DRAM में बताया है कि DRAM जब बार बार रिफ्रेश होगा तो इस कारण जो हमारा CPU होगा वो किसी भी डेटा को ना तो पढ़ पाएगा ना तो उसको टाइप कर पाएगा, जबकि ये सारा प्रोसेस बंद हो जाता है किस रैम में, स्टैटिक रैम में। इसमें लिखा भी है किंतु यह बहुत महंगा होता है। बात हो रही है, यह रैम की बात हो रही है। जो स्टैटिक रैम होता है वो DRAM की अपेक्षा महंगा होता है, कि इसीलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है। मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाया है ना, उसमें स्पेशल पर्पज का जो कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर इस मेमोरी का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तबे नहीं सब कहनी जब पता हम बोलनी तबे हम कहीं भैया ले लिया तबे पूछी। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या आता है, रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। रीड का मतलब पढ़ना, ओनली का मतलब केवल, और मेमोरी का मतलब मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए इसमें लिखा भी है कि रीड ओनली मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, और रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है, क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है, और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस टाइम पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, इसे पावर ऑन स्टेट की पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। जैसे मान के चलिए आप लैब में जाते हैं तो आपने क्या किया, CPU में स्टार्ट बटन दबाया, क्या तत्काल GIT लिखना आ जाता है? उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो कुछ बूटिंग करता है, कुछ आपसे टाइम लेता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा तो 1 मिनट का लगभग टाइम ले सकता है। वो सिस्टम स्टार्ट होने में लगभग टाइम लगता है, तो जो सिस्टम स्टार्ट होने में जो टाइमिंग लग रहा है उसी को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, मतलब एक प्रकार का वो बूटिंग कर रहा है। और देखिए इसमें लिखा भी है कि बूटिंग का मींस कह रहा है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, यानी कि बूटिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम करता है। और प्राइमरी मेमोरी है क्या, तो रैम है, समझ में आ रहा है ना। और रैम को डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि बगैर हम डिस्प्ले के कुछ भी हम फंक्शन को नहीं देख सकते, किसी भी ऑप्शंस को नहीं जान सकते, इसलिए रैम को डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। आप ये समझिए कि अगर आप प्रेजेंट में आप देख पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का हिस्सा है, कि आप आसानी तरीके से इस मेमोरी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, नहीं तो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है, पेन ड्राइव लगाया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें लिखा है यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो इसे एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। और कह रहा है कि रोम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दो नाम आया आपको मिला, एक मैंने अभी आपको वोलाटाइल के बारे में बताया। वोलाटाइल मेमोरी किस मेमोरी को बोला जाता है, रैम को बोला जाता है। क्यों, डेटा लॉस हो जाता है। रैम को वोलाटाइल बोला जाता है इसलिए क्योंकि पावर जाने के बाद डेटा आपका लॉस हो जाता है। अब चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि तब रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जाता है,
रोम को नॉन वोलाटाइल क्यों बोला गया है? देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इस डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है। समझ में आ रहा है ना? इसको नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई डेटा रखा हुआ है तो बस आप उसको केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि रैम को वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों, और रोम को नॉन वोलाटाइल बोला जाता है तो क्यों, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि जो रैम होता है, रैम में डेटा लॉस होने की भरपूर संभावना होती है, क्योंकि कब डेटा लॉस हो जाए, पावर जाने के बाद डेटा हमारा लॉस होना ही होना, ये रैम की कंडीशन होती है, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और रोम को नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए अगला इसमें ऑप्शन आता है क्या, पी रोम। ये किसका हिस्सा है? रोम का हिस्सा है ना। रोम को 3 भागों में बांटा गया है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, 3 भागों में बांटा गया है ना। इसमें पहला हमारे पास आता है रोम, सॉरी पी रोम, और ये पी रोम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए इसमें लिखा है कि रोम में इंस्टॉल डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना कि जो रोम होता है उसमें का रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया, जैसे समय बीता इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, और कह रहा है कि कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। क्या समझ में आया? जैसे रोम में मैंने अभी आपको बताया है कि रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे पास पी रोम आया, और पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये पहले से ब्लैंक होता था, इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता था, लेकिन इसमें भी हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते थे। समझ में आया? अब चलिए, अब इसके बाद से कौन सा रोम आता है? ईपी रोम, और इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दोनों में अंतर समझिएगा। अभी पी रोम में मैंने क्या बताया कि एक प्रकार की ब्लैंक रोम थी, उसमें हम नया डाटा डाल सकते थे, लेकिन अब हमारे पास आता है ईपी रोम, और इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर अगर पहले से कोई डेटा भर करके रखा गया है तो उस डेटा को डिलीट करके और तुरंत नया डाटा डाल सकते हैं, ये ईपी रोम के अंतर्गत आता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? देखिए इसमें लिखा भी है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, और पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे, जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। अगर पी रोम के बारे में बताया जाए तो आप क्या बता सकते हैं? अगर पी रोम के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हैं? पी रोम एक प्रकार की ब्लैंक रोम होती है, उसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस मात्र एक ही बार हो सकता है। अगर ई पी रोम के बारे में बात किया जाए तो आप बता सकते हैं कि यह ऐसी रोम होती है जिसमें पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रोसेस मात्र एक ही बार चलेगा। दोनों में कोई दिक्कत? एक ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम भरा गया है और एक पहले से ब्लैंक है। अब चलिए, अब तीसरा कौन सा रोम आता है? ई पी रोम, और ई पी रोम का पूरा नाम होता है क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप जितनी बार चाहेंगे उतने बार प्रोग्राम पहले वाले डेटा को मिटाइए और नए वाले डेटा को डाल दीजिए। इसमें कोई समय सीमा नहीं है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ये हो कैसे रहा है? तो समय को चेंजिंग करने के बाद हो रहा है। पहले पी रोम आया, सॉरी पहले पी रोम आया, उसके बाद से ई पी रोम आया, उसके बाद से ई पी रोम आया। तीनों में कंपैरिजन समझ में आया? देखिए इसमें लिखा भी है कि यहाँ ऐसी रोम है जिसमें हम जितनी बार चाहें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार चाहें उतनी बार न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, और प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है।
मतलब एक प्रकार की प्रोसेसिंग हो रही है ना। मान के चलिए कि पुराने डेटा को डिलीट किया, नया डेटा को ट्रांसफर किया, तो एक प्रकार की ये प्रोसेसिंग हो रही है, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, बर्निंग नाम दिया। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी में।